हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर के आ गए एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जो CUET PG का एक बेस रहने वाला है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड है। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई किसी भी इकोनॉमी में अगर इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं होता, यानी कि AD इज इक्वल्स टू AS के बराबर अगर नहीं आता है, यानी कि वहां पर या तो हो जाती है एक्सेस डिमांड और या फिर हो जाती है डेफिशिएंट डिमांड, यानी कि क्रिएशन हो जाता है या तो इन्फ्लेशनरी गैप का या फिर डिफ्लेशनरी गैप का। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, डिफ्लेशनरी गैप क्या है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और यहां पर कंट्री को क्या करने की जरूरत है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम टॉपिक यहां पर ले रहे हैं वो है सफिशिएंट डिमांड का, यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम लेवल की, और वो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच के थ्रू अगर पढ़ना चाहूं तो यहां पर देखिए क्या आएगा, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन पॉइंट। इस ग्राफ में हम बनाने वाले हैं एक एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ और एक एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ। तो यहां पर वाई एक्सेस पर मैंने ले लिया है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, साथ ही मैंने एक्स एक्सेस पर ले लिया है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए यहां पर मेन जो सिचुएशन है किसी भी इकोनॉमी की, हर इकोनॉमी चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, और इक्विलिब्रियम में आने का इसलिए लॉजिक है क्योंकि उसी लेवल पर होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे किसी भी कंट्री में आएगा, तो यहां पर देखते हैं कि भाई एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ कैसा बनने वाला है। तो अगर मैं ओरिजिन पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं, बिल्कुल, तो वो वाला ग्राफ हमारा होता है एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ, जिसको लाइन ऑफ रेफरेंस या फिर इनकम का ग्राफ भी बोला जा सकता है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम का ग्राफ। साथ ही यहां पर अगर मैं एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनाता हूं तो एग्रीगेट डिमांड जीरो लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हुआ ही होगा, यानी कि चाहे वो सर्वाइवल के लिए हो, यानी कि y इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि जब हमारी इनकम जीरो के बराबर होती है उस लेवल पर कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड हमेशा होगी ही होगी, ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से। अब यहां पर देखते हैं एग्रीगेट डिमांड, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये हमारा आता है एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ। तो भाई जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही पॉइंट कहलाएगा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पर, और ये इनकम का लेवल यहां पर आएगा वाई लेवल पर, और यहीं पर हमारा जो होगा वो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हर कंट्री चाहती है कि इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, और इक्विलिब्रियम सेटअप होने का मतलब यह है कि इस लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड और कंट्री की एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगी। तो वहां पर सारे रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हो जाएंगे और कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन एस्टैब्लिश हो जाएगा, यानी कि जिसको बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो सफिशिएंट डिमांड सिंपली स्टेट करता है कि इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट दैट लेवल ऑफ नेशनल इनकम वेयर देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट। जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा वहीं पर सफिशिएंट डिमांड हमारी बन जाएगी, यानी कि हर इकोनॉमी चाहती है कि वो इक्विलिब्रियम सेटअप करे, और ये इक्विलिब्रियम तभी सेटअप होगा जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। पर यहां पर कहानी एक ट्विस्ट लेती है कि अगर ये इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हुआ तो क्या सिचुएशंस रहने वाली है। अगर AD इज इक्वल्स टू AS नहीं हुआ तो यहां पर सिचुएशन ये है कि भाई या तो एग्रीगेट डिमांड जितनी रिक्वायर्ड है उसके कंपैरेटिवली ज्यादा हो गई होगी, जितनी रिक्वायर्ड है एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड हमारी रिक्वायर्ड वाली है, एग्रीगेट डिमांड जितनी रिक्वायर्ड है, और ये एक्चुअल आ जाती है यहां पर हमारी, यानी कि कितनी हमारी एक्चुअल डिमांड है। तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड अगर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा हो जाएगी, या फिर मैं इसका ऐसे बोल दूं कि भाई एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड जितनी भी थी हमारी वो अगर कम रह गई एग्रीगेट डिमांड हमारी जितनी रिक्वायर्ड थी, तो ये दो सिचुएशन में यानी कि डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में क्या होने वाला है, एक्सेस डिमांड में कैसे इन्फ्लेशनरी गैप बनेगा, डेफिशिएंट डिमांड में कैसे डिफ्लेशनरी गैप का जनरेशन होगा, इसको समझते हैं अपनी अगली स्लाइड में। तो देखिए भाई एक्सेस डिमांड का सिंपल मतलब यह है कि जितनी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड थी किस चीज के लिए, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए, जितना रिक्वायरमेंट था उसके कंपैरेटिवली अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है तो इसको हम ग्राफ में कैसे समझाने वाले हैं। तो यहां पर एक ग्राफ ले लिया जाएगा, दिस वन इज एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का यहां पर ग्राफ बनाना है तो AD एंड AS यहां पर आएगा, ओरिजिन पॉइंट नीचे हम ले लेते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है क्या, ओरिजिन पॉइंट से हम एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींच के चलेंगे, ये आएगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ।
अब यहां पर क्या है, एक्सेस डिमांड को रिप्रेजेंट करना है। एक्सेस डिमांड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि भाई जितनी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायरमेंट थी इतनी एडी की, किस चीज के लिए रिक्वायर्ड थी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए, यानी कि यहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो रहा है, ई वाई लेवल ऑफ इनकम पर हो रहा है, और यहां पर साथ में है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए इतना एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड था। लेकिन कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसी बनी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड थी इसके कंपैरेटिवली एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ये वाला ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये पहुंच जाएगा एडी से AD1 पर, यानी कि रिक्वायरमेंट कितने की थी, एडी की, और हुआ क्या है कि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर एडी से पहुंच गया AD1। अब नया इंटरसेक्शन पॉइंट जो AD1 का और AS का आएगा उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है E1 से। ये लेवल ऑफ इनकम जो आएगा इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है Y1 से, और यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बढ़ जाएगी, यहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा, वो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया FE1 से। तो फुल एम्प्लॉयमेंट था FE, वाई लेवल ऑफ इनकम पे आ रहा था, यहीं पर इक्विलिब्रियम सेटअप था, लेकिन एग्रीगेट डिमांड जितनी रिक्वायर्ड थी उससे हो गई है ज्यादा, और अगर ये ज्यादा हो गई तो अगला इक्विलिब्रियम तो सेटअप होगा नहीं, इक्विलिब्रियम तो यहीं पर है, तो अगला इंटरसेक्शन पॉइंट को हमने नाम दे रखा है E1, लेवल ऑफ इनकम Y से इंक्रीज होकर Y1, फुल एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होकर पहुंच गया FE से FE1। इस सिचुएशन में जब हम इन्फ्लेशनरी ग्राफ देखेंगे, यहां पर इन्फ्लेशनरी गैप कैसे बनेगा, तो यहां पर गैप बनाने का जो सही तरीका है वो है कि भाई ई पॉइंट से हम देखेंगे कि ग्राफ कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है। ई पॉइंट से जितना भी ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, इस ट्राइंगल को E1 तक के ट्राइंगल को हम मार्क कर लेंगे, और ये शेडेड पोर्शन जो है, यही शेडेड पोर्शन हमको बताता है कि ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इन्फ्लेशनरी गैप। यही वाला गैप जो है हमारा, इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, जो कब बना है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड बिकम्स हायर देन द एग्रीगेट डिमांड इज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड की जरूरत थी इकोनॉमी के अंदर, वो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर पहुंच गई है AD1 पे। अब रीजंस क्या होंगे भाई, क्यों एग्रीगेट डिमांड बढ़ी? हो सकता है कि इकोनॉमी के अंदर इनकम का लेवल बढ़ गया हो सकता है कंजम्पशन बढ़ गया हो सकता है नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ गए हो सकता है कि भाई मनी सप्लाई बढ़ गई हो सकता है कि भाई क्रेडिट क्रिएशन बहुत इजी हो गया हो, यानी कि लोन बहुत सस्ते मिल रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट अपने आप ज्यादा होगा। जनरली एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का जो मेन रीजन है वो आता है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट से। एग्रीगेट डिमांड के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है C+I, एक बायलिंगुअल इकोनॉमी में, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर ये किसी भी तरीके से इंक्रीज हो जाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड वहां पर अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई इसके इंपैक्ट की, इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। देखिए एम्प्लॉयमेंट का तो देख ही लिया आपने, इंक्रीज होकर FE से पहुंच गया FE1 पे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। साथ ही यहां पर भाई आउटपुट भी यहां पर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई है, तो आउटपुट बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और इसका प्राइस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, तो प्राइस भी भाई यहां पर इंक्रीज हो जाएगा, जो कि ट्रेंड लेके आएगा कैसा, इन्फ्लेशनरी गैप का। तो जितनी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड थी उससे अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है तो वहां पर फॉर्मेशन होती है हमारी इन्फ्लेशनरी गैप की। सिमिलरली अगर हम बात करें डिफ्लेशनरी गैप की, तो वो हमारा आता है डेफिशिएंट डिमांड से, कि जितनी एग्रीगेट डिमांड की रिक्वायरमेंट थी उसके कंपैरेटिवली अगर एग्रीगेट डिमांड कम रह गई तो वो सिचुएशन बनती है डेफिशिएंट डिमांड की। इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगा। देखिए यहां पर सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस मार्किंग पूरी करेंगे, वाई एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस पर मैंने ले लिया है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सिमिलरली मैंने नीचे एक्स एक्सिस पर ले रखा है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब यहां पर ओरिजिन पॉइंट से एक हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगा हमारा एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि रेफरेंस लाइन इनकम की। एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं C+S और y इज इक्वल्स टू भी होता है C+S, तो एग्रीगेट सप्लाई को हम y नाम से भी यहां पर डिनोट करते हैं। अब बात आती है भाई एग्रीगेट डिमांड की। रिक्वायरमेंट जो थी इकोनॉमी की वो थी AD, यानी कि सफिशिएंट डिमांड के लिए, इक्विलिब्रियम सेटअप के लिए। यहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पर AD इज इक्वल्स टू AS है, ये आया है हमारा y लेवल ऑफ इनकम पे, और यहीं पर होने वाला है फुल एम्प्लॉयमेंट। पर यहां पर क्या ट्विस्ट हुआ, यहां पर इकोनॉमी के अंदर जितनी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड थी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये एग्रीगेट डिमांड कम रह जाती है, फॉल्स शॉर्ट देन द रिक्वायर्ड। तो जब कम पड़ जाएगी तो ये ग्राफ जो है वो भाई नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और नीचे की तरफ शिफ्ट होके AD से पहुंच जाएगा AD1 पर।
अब जो इनका नया इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E1 से, जो कि आया है इनकम का लेवल Y1 पर, और यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट कम होके FE से पहुंच जाएगा FE1, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। यही हम पढ़ते हैं क्लासिकल थ्योरी और कीनीजियन थ्योरी में। तो भाई ये डिटेल में जानने के लिए आप अड्डा 247 को फॉलो करिए, वहां पर आपको बहुत अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। जिसका भाई एक सिंपल सा और मैं बता दूं कि जिसके सारे महापैक और लाइव कोर्सेज के बैक पर बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो अवेल करना मत भूलिए। 40% तक डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कोड लगाना है PAWAN, यानी कि मेरा नाम, और साथ में लिखना है 10, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर का कोड है। तो PAWAN 10 आप कोड लगाएंगे तो वहां पर आपको मिलने वाला है बहुत बेहतरीन 40% तक का डिस्काउंट। तो चलते हैं भाई अपने डेफिशिएंट डिमांड पर। जितनी एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड थी, अगर उससे कम हो गई, तो यहां पर अब जो डिफ्लेशनरी गैप को हम मार्क करने वाले हैं वो कैसे होगा। देखिए पिछले ग्राफ में हमने देखा था ई पॉइंट से कितना ऊपर खिसका है, यहां पर देखेंगे भाई ई पॉइंट से कितना ग्राफ नीचे खिसका है, और इस ट्राइंगल को हम यहां पर मार्क कर देंगे। तो ये जो ट्राइंगल यहां पर मार्क हुआ है, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, डिफ्लेशनरी गैप को, डिफ्लेशनरी गैप। तो भाई ई पॉइंट से जितना ग्राफ ऊपर जाता है वो इन्फ्लेशनरी, ई पॉइंट से ग्राफ जितना नीचे खिसकेगा वो बनाएगा यहां पर हमारा डिफ्लेशनरी गैप। अब कॉजेस क्या हो सकते हैं, क्यों एग्रीगेट डिमांड कम रह सकती है, कि भाई इनकम कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई, कंजम्पशन कम हो गया, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो गए, क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। तो इन सारी चीजों की वजह से बात वही पड़ जाती है कि अगर एग्रीगेट डिमांड के हम कंपोनेंट्स पे जाएं तो AD इज इक्वल्स टू होता है C+I। अगर भाई ये दोनों डिक्रीज हो गए इकोनॉमी के अंदर, तो एग्रीगेट डिमांड अपने आप ही क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि C+I कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दोनों कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के। तो यहां पर डेफिनेशन सिंपल ये बनती है कि इट इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स शॉर्ट, कम पड़ जाती है, देन द एग्रीगेट डिमांड इज रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए जितनी एग्रीगेट डिमांड की जरूरत थी, उस एग्रीगेट डिमांड के कंपैरेटिवली अब जो डिमांड है वो हो गई है कम। तो यहां पर भाई दो ही चीजें हैं, या तो रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के कंपैरेटिवली एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, तब बनता है आपका इन्फ्लेशनरी गैप, और अगर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड के कंपैरेटिवली एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो बनता है डिफ्लेशनरी गैप। अब इसका इंपैक्ट, भाई एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो भाई बट ऑब्वियस है कि आउटपुट कम होने वाला है, आउटपुट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो भाई पीछे खिसक गया है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन आ गई है। और यहां पर जब एग्रीगेट डिमांड कम रह गई है, सप्लाई हमारी ज्यादा है, तो उसको बेचने के लिए प्राइस का लेवल भी क्या होगा, गिरना शुरू हो जाएगा। तो जनरली यहां पर प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों कम हो जाते हैं, और इन्फ्लेशनरी वाली कंडीशन में जो था प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही और छोटे कॉन्सेप्ट समझने के लिए फॉलो करिए CUET PG अड्डा 247 को।